चलिए, तो ये कौन सा है, सेट नंबर 19 ना, सेट नंबर 19। पेपर करने में मजा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है ना। कितने कितने नंबर तक बन रहे हैं अभी तक, ऑन एंड एवरेज क्या रहे हैं, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। अच्छा अच्छा, और आपका आपका कैसे रहा है, 64। चलो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर आप इन पेपर में 60 टू 80 के बीच में ला रहे हैं ना, बहुत बढ़िया स्कोर है ना। और ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। पेपर का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने वाला है ना। तो पेपर लगाते जाओ, क्योंकि आपको ना चीज़ें भूलनी नहीं है। और जहाँ चीज़ें भूल गए, कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा रहता है और क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं ना पेपर में। तो उसका सबसे बड़ा रामबाण इलाज यही है कि पेपर लगाते रहना है ना। जब तक टिल सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक पेपर लगाते रहना। क्योंकि अब ये एकमात्र पूरे सिलेबस को एक साथ रिवाइज करने का जो तरीका है ना, वो आपका पेपर ही होता है, प्रैक्टिस सेट होती है ना। चलिए, तो देखो आज हम उत्तराखंड में देखते हैं। तो उत्तराखंड का जो परसों का जो पहला प्रश्न है, और वो ये है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से पहले ए को दूसरे कथन आर का कारण कहा गया है ना। तो यानी कि ये कैसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कथन और उसका कारण वाला प्रश्न। तो देखो सबसे पहले, उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है, यानी उत्तराखंड लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल। क्या ये बात ठीक है कि उत्तराखंड का जो सदन है, जो विधानमंडल है, वो दो सदनीय है? नहीं है ना, एक ही सदन है। यहाँ पे हमने विधानसभा ही सुना है ही केवल और केवल क्या है, विधानसभा है। तो विधान परिषद तो है नहीं यहाँ पे। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर हम दूसरे की बात करें, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपके सामने, जो कारण है, द सेकंड हाउस ऑफ द उत्तराखंड लेजिस्लेचर इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद। तो जब द्विसदनीय है ही नहीं, तो फिर विधान परिषद कैसा हो जाएगा, दूसरा सदन। तो यानी कि इसका ए भी गलत और आर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा बन रहा है जो ए और आर दोनों गलत है ना। कौन सा बन रहा है, डी। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जैसे केंद्र में दो सदन होते हैं, ऐसे ही राज्यों में भी दो सदन बनाए जा सकते हैं, है ना। और इसकी अनुमति कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 169। कौन सा, 169। 169 ये कहता है कि किसी भी राज्य में दो सदन हो सकते हैं, और वो दो सदन बनाने, यानी कि दूसरा सदन बनाने की जो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे दूसरा सदन बनेगा, ठीक है, उसकी प्रक्रिया किसमें दी गई है, अनुच्छेद 169 में दी गई। तो अनुच्छेद 169 में क्या है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद विधान परिषद बनाने या उसको समाप्त करने की क्या दे रखी है, प्रक्रिया दे रखी है। जैसे हमारे देश में कुछ राज्य हैं जहां पे क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। और ऐसे कितने राज्य हैं, हाँ, टोटल राज्य कितने हैं, कुल कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं, जहां पे जहां पे क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो, एक है आपके पास कौन सा, आंध्र प्रदेश। एक है आपके पास कौन सा, तेलंगाना। उसी के बगल में जाओ, महाराष्ट्र, ठीक है। और उसी के नीचे आ जाओ कौन सा, कर्नाटक। और इसके अलावा उधर आ जाएंगे हम, यूपी की तरफ आ जाओ, तो एक यूपी हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो हमारे देश में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या है, विधान परिषद भी है। इसका मतलब है कि वहां पे क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है वहां पे, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है, एक होगी आपकी विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। जैसे केंद्र में क्या होता है, एक लोकसभा और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। लोअर हाउस होता है लोकसभा, और ऊपरी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में क्या होता है कि जो कौन सा, जो निचला सदन होता है उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल, और जो ऊपरी सदन होता है उसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद कहा जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो ये आपके पास उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो कौन से वाले में किया गया, तो ये 2008। देखो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, भुवन चंद्र खंडूड़ी, ठीक है। 12 मार्च 2008 को, कब, 12 मार्च 2008 को उत्तराखंड में पंचायतों में जो महिला आरक्षण है उसको 33% से बढ़ाकर कितना किया गया, 50% किया गया। महिलाओं से संबंधित एक और संशोधन आया था 2018 में, भू कानून जिसे हम बोलते हैं,
है ना, उसमें परिवर्तन हुआ। तो जब उसमें संशोधन हुआ तो 2018 के संशोधन में महिलाओं को क्या मिलता है, संपत्ति का अधिकार मिलते हैं, है ना। तो भू कानून संशोधन कौन सा वाला, हाँ 2018, ये भी महिलाओं से संबंधित, याद कर लेना 2018। इसमें क्या किया गया था, महिलाओं को पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, महिलाओं को संपत्ति में क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है। चलिए जी, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाते हैं और हमारे पास प्रश्न संख्या है 23। और अगर हम 23 की बात करें तो 23 हमारे पास कैसा प्रश्न है, मिलान के लिए। देखो पहला प्रश्न है यहाँ पे, संगठन और व्यक्ति मिलान करना है। तो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए हमारे राज्य के, कौन हुए, दुर्गेश जोशी। हमारे राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे उनका नाम था दुर्गेश जोशी। उसके बाद अगर बात करें तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो ये तो डॉक्टर RS टोलिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड की प्रशासनिक एकेडमी है वो इन्हीं के नाम पे, क्या बोलते हैं उसको, उत्तराखंड डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी। कहां पर है वो, नैनीताल में, जहां पे उत्तराखंड PCS के जो अधिकारी होते हैं उनकी क्या होती है, वहां पे ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही अगर जो IAS हैं, IAS की ट्रेनिंग कहाँ होती है, लबासना में होती है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, ये कहां पर है, मसूरी। ठीक है, चलिए प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो प्रथम मुख्य सचिव कौन सा है, अजय विक्रम सिंह। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लासों में, राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। ठीक, और हमारे राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन थे, अजय विक्रम सिंह। और अगला है प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो ये कौन हुए, अशोक कांत शरण जी हुए, कौन हुए, अशोक कांत शरण। ठीक, बाकी आप मिलान कर दीजिए। तो पहले का देख लीजिए, पहले का 3 आ रहा है कहीं, देखो A और B, या तो ऑप्शन A ही हो सकता है या B हो सकता है। तो एक और चेक कर लेते हैं, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया 2 है कहीं, तो 2 है, बस देखो, बस आप चेक करने की जरूरत है ही नहीं आगे। ठीक, इसके अलावा देखो हमारे पास कुछ और आयोग हैं और इन आयोगों के भी क्या आ जाते हैं, अध्यक्ष आ जाते हैं। जैसे एक आयोग है उत्तराखंड में, इस आयोग का नाम है वित्त आयोग, उत्तराखंड वित्त आयोग। और उत्तराखंड जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, कौन थे, लास्ट पेपर में दिया था, पिछले 2-3 पेपर हैं, हाँ बहुत बढ़िया, कौन से, RK धर, कौन से, RK धर। वहीं हमारे पास एक संगठन है जिस संगठन का नाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UKPSC। UKPSC के पहले अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, NP नवानी, कौन थे, NP नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, NP नवानी। उसके अलावा हमारे पास एक और आयोग है, मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। और अगर मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ कौन थे इसके अध्यक्ष, हाँ इसके अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन, कौन थे, विजेंद्र जैन, इसके अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन, कौन थे, विजेंद्र जैन थे। इसके अलावा देखो हमारे पास एक और आयोग है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, विधि आयोग। कौन सा आयोग है, विधि आयोग। और विधि आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, कौन सा, हाँ उनका नाम है धर्मवीर शर्मा, कौन है, धर्मवीर शर्मा, राइट। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, धर्मवीर शर्मा। इसके अलावा हमारे पास एक और आयोग है और ये आयोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा है, महिला आयोग। और अगर महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग की कौन है, डॉक्टर श्रीमती संतोष यादव, ठीक है, हाँ या चौहान, यादव नहीं चौहान, श्रीमती संतोष चौहान। ठीक है, तो महिला आयोग की डॉक्टर संतोष चौहान हो जाएगा। और इसके अलावा एक और लिख देना, राज्य बाल अधिकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और अगर मैं इस आयोग की बात करूं तो इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, अजय सेतिया। ठीक है, तो कौन थे ये, अजय सेतिया। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास में इतने याद कर लेना, अगली बार कभी पेपर में आए तो और आयोग के भी हम क्या देखेंगे, अध्यक्षों के नाम देख लेंगे, है ना। तो देखो वित्त आयोग के RK धर, UKPSC के नवानी, मानवाधिकार के विजेंद्र जैन, विधि आयोग के धर्मवीर शर्मा, महिला आयोग के संतोष चौहान, राज्य बाल अधिकार के अजय सेतिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मिलान कर दीजिए। तो अगला प्रश्न आ जाते हैं हम,
नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न संख्या है, मिलान करना है हमें फिर से, तो चलो मिलान करिए। सबसे पहले देखो हुडली, हुडली हमने पहले भी देखा था, तो जो हुडली के शैल चित्र है, क्या ये बात ठीक है? नीले रंग के शैल चित्र है, बिल्कुल ठीक है। उत्तरकाशी की जो यमुना घाटी है वहीं पे आपके हुडली शैल चित्र मिल जाते हैं, नीले रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। उसके बाद अगर मलारी की बात करें तो मलारी में क्या सोने का मुखौटा मिला है? तो बिल्कुल मिला है, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। मलारी है कहाँ पर? तब आपका आंसर होगा कहाँ पे? चमोली में। कहाँ पे हो जाएगा? चमोली में हो गया। उसके अलावा अगर फल सीमा की बात करें तो फल सीमा में क्या मिला है? तो फल सीमा में मिला है शैल चित्र, क्या? योग मुद्रा में, इंसान को योग मुद्रा में दिखाए गए, यानी योग करते हुए दिखाए गए। इसके अलावा देखो फल सीमा है कहां पर? तब आपका आंसर होगा अल्मोड़ा हो जाएगा। और लास्ट है बनकोट, और बनकोट में कितनी ताम्र आकृतियां मिली है? 8। और ये बनकोट है कहां पर? ये पिथौरागढ़ में, राइट। तो कोई है ऐसा आंसर? 1 का 1, 2 का 2, देखो 2 में है। बस एक और चेक करना, फल सीमा 4, तो देखो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अच्छा कौन सा है? 3 का 4, अच्छा सॉरी, कौन सा वाला हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, है ना? 3 का 4 और 4 का 3, हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पिछली क्लास की याद हो तो हमने लाखू डियार देखा था, है ना? और लाखू डियार कहाँ पे है? अल्मोड़ा कहाँ पर है? बाड़े छिना सुयाल नदी के तट पे। और सुयाल नदी किसकी सहायक नदी बताई थी मैंने? कोसी की सहायक नदी बताई थी। इसके अलावा अगर लाखू डियार की बात करें तो लाखू डियार की खोज किसने करी थी? डॉक्टर MP जोशी ने। और कब करी थी? 1968 ईस्वी में। इसके अलावा जो यहाँ पे चित्र मिले हैं उन चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल हो गया, गेरू हो गया, गुलाबी हो गया और काला रंग हो गया, है ना? इसका प्रयोग किया गया था। इसके अलावा देखो एक और था, एक और जो हमने शैल चित्र देखे थे वो थे कौन से? ग्वारखिया गुफा। और ग्वारखिया गुफा कहाँ पर है? चमोली में। और चमोली में भी इस पे कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? गुलाबी, लाल, ऐसे रंग प्रयोग किया। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है? पशुओं को हांका देते हुए, यानी भगाते हुए दिखाया गया है, राइट। चल अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, और प्रश्न है नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा अधिनियम कानून पारित किया गया? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1929। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नायक है क्या, ये नायक जाति है क्या। तो देखो आपको पता होगा कि चंद वंश का एक बहुत ही महान राजा हुए, उनका नाम क्या था? भारती चंद। भारती चंद वो पहला राजा था जिसने चंदों को पहली बार नेपाल के आधिपत्य से क्या किया था? मुक्त किया था, है ना? और इसने जो है डोटी अभियान शुरू किया था। जब इसने डोटी अभियान शुरू किया तो आपको पता है डोटी जीतने में इसको कई साल लगे थे, 10-12 साल लगे थे। और जब ये डोटी अभियान पे गया तो डोटी अभियान पे जब गया तो उससे पहले ना ये सोर सीरा इन क्षेत्रों से होकर गया, क्योंकि इसको पता था पहले मुझे ये क्षेत्र जीतने पड़ेंगे, सोर सीरा। जब ये सोर सीरा गए तो सोर सीरा जीते जीते इसको 5-6 साल हो गए। और इसी बीच क्या हुआ कि भारती चंद के सैनिकों ने सोर और सीरा घाटी में कुछ महिलाओं के साथ क्या कर दी? शादी कर दी, है ना? घर बसा दिया वहां पे। और जब घर बसाया तो उसी से क्या हुई? एक नई जाति का उद्भव हुआ। और जब नई जाति का उद्भव हुआ तो उससे जो बाद में जो भी उनके वंश हुए, जो भी बच्चे हुए, उसी बच्चों को क्या कहा गया? नायक जाति कहा गया। बाद में क्योंकि भारती चंद के सैनिक वापस आ गए, बाद में सोर सीरा नहीं गई, उन महिलाओं को वही छोड़ दिया था जिनके साथ इन्होंने शादी करी थी, छोड़ दिया था उनको वही। और ये नंबर में बहुत ज्यादा थे। उसके बाद जो इनके वंशज बने तो इन्हीं को क्या बोला गया? नायक जाति कहा गया। लेकिन समस्या क्या हुई कि समाज ने इन लोगों का क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया, है ना? और जब समाज ने तिरस्कार किया तो इन लोगों के पास अपने रोजगार के लिए कोई भी साधन नहीं था, कोई भी इनको न नौकरी देता न कोई काम देता। गांव वालों ने इनको क्या कर दिया था? अपने समाज से बाहर कर दिया था। इनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इन लोगों ने फिर क्या अपनाया था? वैश्यवृत्ति अपना लिया था, है ना? और ये तब से उसी चीज में लिप्त थी। तो फिर 2000 आते आते, यानी कि 19वें दशक या 20वें दशक आते आते क्या हुआ? फिर कुछ समाज सुधारक लोग आ गए, लोगों ने शिक्षा ली। तो फिर लोगों ने कहा यार कि इन लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा क्या खराब है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना 1919 में 1919 में हमारे राज्य में एक और आंदोलन शुरू होता है और उसको बोला जाता है नायक सुधार आंदोलन। क्या कहा जाता है? नायक सुधार आंदोलन। नायक सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो नायक सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे डोला पालकी वाली समस्या थी, शिल्पकार वाली समस्या थी, कई सारी प्रॉब्लम थी,
ऐसे इस जाति की ये भी एक सामाजिक प्रॉब्लम थी। तो 1919 में क्या होता है कि नायक जाति सुधार आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। जब ये आंदोलन शुरू होता है तो आपको पता है एक संगठन बनाना होता है। जब भी आपको आंदोलन करना है ना, एक संगठन चाहिए होता है, रणनीति बनानी होती है, कई सारी चीजें होती है। तो इसीलिए 1919 में क्या हुआ, एक समिति बनाया गया और उस समिति का नाम रखा गया नायक सुधार समिति रखा गया। क्या रखा गया, नायक सुधार समिति। ठीक है, तो नायक सुधार समिति अपने लेवल पे क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। 1924 में इसी आंदोलन से संबंधित एक और संगठन बनता है और उस संगठन का नाम रखा गया नायक सुधार सभा। उसका नाम क्या रखा गया, नायक सुधार सभा रखा गया। ठीक है, अब ये लोग अपने लेवल पे लड़ेंगे। जब इन लोगों ने आंदोलन किया तो आंदोलन करने के बाद फाइनली 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नायक सुधार जो संबंधी जो प्रस्ताव है या एक्ट है वो कानून लेके आ गई, है ना। और इस कानून का नाम क्या था कि नायक सुधार अधिनियम। उसका नाम क्या था, नायक सुधार अधिनियम। नायक सुधार अधिनियम, नायक सुधार अधिनियम। अब इनके द्वारा ये कहा गया कि नायक जाति के द्वारा जो प्रोफेशन अपनाया गया है वैश्यवृत्ति का, अब ये बिल्कुल क्या होगा, कानूनी मान्य नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। इसी के बाद 1929 में जो आपका ये वाला था, कौन सा, नायक बालिका रक्षा कानून। ठीक है, नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया, रक्षा कानून लाया गया। ठीक है, और इसी कानून के बाद जो नायक जाति की जो छोटी बच्चियां थी उन बच्चियों को क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया। ठीक है, और रेस्क्यू करने के बाद उनकी स्थिति में क्या किया गया, सुधार किया गया। ठीक है, तो नायक जाति से संबंधित आपको क्या रखना है, याद रखना है, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम हमें बताना है। तो बताइए मुझे कालक्रम। सबसे पहले देखो महिपति शाह की अगर हम बात करें तो महिपति शाह का जो कालक्रम था वो कब था, 1631 ईस्वी में ये राजा बना और कब तक, 1634 ईस्वी में। बहुत ज्यादा नहीं रहा, 3 साल रहा और उसके बाद आपको पता है कि काकुब मोड़ के युद्ध में ये क्या हो गया था, इसकी डेथ हो गई थी। महिपति शाह की बात करें तो महिपति शाह के समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे जब ये लोग दापा अभियान पे थे तो उसी टाइम पे एक नई प्रथा चली थी और उस प्रथा का नाम था रोटी सूची प्रथा। कौन सा था, रोटी सूची प्रथा। अब रोटी सूची प्रथा का मतलब होता है कि जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि एक ब्राह्मण होते थे, उनको क्या ब्राह्मण बोलते थे, सरोला ब्राह्मण। तो इनसे पहले के राजाओं ने डिसाइड कर रखा था कि खाना बनाने का जो अधिकार है या रसोई में जाना का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसका है, सरोला ब्राह्मण का है। लेकिन समस्या ये थी कि जब दापा अभियान चला था तो उस टाइम में देखो सैनिक बहुत सारे होंगे और अगर खाना केवल सरोला ब्राह्मण ही बनाएंगे तो भाई इतने सारे सैनिकों के लिए रोटी कैसे बनेगी। एक सैनिक अगर 10 रोटी भी खाएगा और मान लो अगर 1000 सैनिक जा रखे हैं दापा अभियान पे तो कितनी रोटी बनानी पड़ेगी, 10,000 रोटी बनानी पड़ेगी। और सरोला ब्राह्मण कितने जा रखे, मात्र 10-15। तो वहां क्या होगा ना, बड़ी दिक्कत होगी भाई, दिक्कत होगी। उससे पहले रोटी केवल रोटी हो चावल हो कुछ भी हो सब कौन बनाएगा, पंडित बनाएगा। फिर ये डिसाइड किया गया यार ऐसा तो काम नहीं चलेगा और दापा अभियान ये हार भी गए थे। जब अगली बार गए तो इन्होंने कहा भाई अब रोटी कोई भी बना सकता है। राजा ने बोला रोटी अब कोई भी बना सकता है। रोटी आज के बाद क्या है, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है इसको कोई भी बना सकता है। अब जैसे सब बनाएंगे सारे सैनिक लग जाएंगे, 10-10 रोटी भी एक बनाएंगे तो हो जाएगी 10,000 रोटी, कितना टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, तो यहीं से आपकी रोटी सूची प्रथा क्या हुई, प्रारंभ हुई। इसका मतलब रोटी क्या है, शुद्ध है, इसको कोई भी बना सकता है। वहीं आपको पता है चावल वाला आज भी चलता है, तभी तो देखा रोटी तो आप जब भी पंडित आता होगा घर में तो रोटी बनाते ना, कभी भात खिलाया नहीं, खिलाया ना, रोटी खिलाए। क्यों, रोटी को तब से राजा ने क्या बोला, शुद्ध है, तो देखो तब से व्यवस्था बनी हुई आ रही है। अगर शायद तब चावल के लिए भी बोल देता तो चावल भी शुद्ध हो जाता, है ना। चलिए उसके बाद देखो महिपति शाह के टाइम ये हुआ। महिपति शाह ने देखो दापा अभियान भी चलाया था, सिरमौर अभियान भी चलाया था, उसके अलावा मुगल अभियान भी चला था। और लास्ट में जब ये सभी चीजों से परेशान हो गया था तो इसके गुरु ने बोला था भाई तुझे अगर पापों से मुक्त होना है तो एक काम कर, तुझे युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध भूमि में जो सैनिक मरता है वो कभी भी नरक नहीं जा सकता, वो कहां जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा, है ना। तो अगर तुझे स्वर्ग जाना है तो एक काम कर, युद्ध में लड़। तो जानबूझ के कुमाऊं वाले को छेड़ दिया इसने, है ना, जबकि कुमाऊं का राजा इससे लड़ना ही नहीं चाहता था। तो फिर ये वहां गया, फिर इसने काकुब मोड़ का एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, काकुब मोड़ का युद्ध। उसको कौन सा बोलते हैं, काकुब मोड़ का युद्ध, काकुब मोड़ का युद्ध। और इस युद्ध में इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था, बनवाड़ी दास, बनवाड़ी
दास, ठीक है। और इसी युद्ध में इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। वैसे महीपति शाह के 3 सेनापति थे, एक का नाम था लोधी रिखोला, दूसरे का नाम था माधो सिंह भंडारी और तीसरे का नाम बनवाड़ी दास। माधो सिंह भंडारी कौन से युद्ध में मरा था, तुमुल के युद्ध में, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा राजा है आपके पास कौन सा है, ललित शाह। दूसरा कौन सा है, ललित शाह। और अगर ललित शाह की हम बात करें तो बताओ ललित शाह के बारे में बताओ भाई, कब से कब तक राजा रहा, तो 1772 से लेकर के 1780 ईस्वी में, है ना। और ललित शाह जब राजा बना तो ध्यान रखना उसी टाइम पे मोहन सिंह रौतेला, है ना, कुमाऊं में राजा बन चुका था। और हर्षदेव जोशी इसके पास आया था, किसके पास, ललित शाह के पास, कि कुमाऊं पे अटैक कर दो। क्योंकि कुमाऊं का जो एक्चुअल राजा है वो राज नहीं कर रहा है, बल्कि मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, वहां पे जबरदस्ती राजा बन गया। तो तब ललित शाह तो पहले से कुमाऊं पे अटैक करने की योजना बना रहा था, अब तो हर्षदेव जोशी का निमंत्रण भी आ गया, है ना। तो फिर ललित शाह ने क्या किया, युद्ध किया। और आपको पता है एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बगवाली पोखर का युद्ध, है ना। बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है, हाँ ये होता है 1779 में। और इसी युद्ध में ललित शाह ने किसको हरा दिया, मोहन सिंह रौतेला को हरा दिया। अब जैसे ललित शाह ने हरा दिया तो इसका मतलब कुमाऊं भी किसके अधीन आ गया, ललित शाह के अधीन आ गया। अब ललित शाह वहां पे खुद राज नहीं करेगा, उसने अपने दूसरे बेटा, उसका नाम क्या था, प्रद्युमन शाह, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह को क्या बना दिया, कुमाऊं का राजा बना दिया। क्योंकि उसको पता था गढ़वाल, सबसे बड़ा बेटा कौन था उसका, कीर्तिचंद, सॉरी जयकीर्त शाह, कीर्तिचंद नहीं जयकीर्त शाह था। अब जयकीर्त शाह तो जब ललित शाह चला जाएगा तो गढ़वाल का राजा बन जाएगा, और दूसरे बेटे के लिए कौन सा हो गया, कुमाऊं हो गया। तो आपको यह भी याद रखना है कि गढ़वाल का एकमात्र राजा जो कुमाऊं का राजा बना तो उसका नाम क्या था, प्रद्युमन चंद था, ठीक है। ये भी अगर आप लिख सकते तो लिख लो कहीं भी। तीसरा व्यक्ति है पृथ्वीपति शाह, और ये पृथ्वीपति शाह जो था ये महीपति शाह का बेटा था। ये राजा बनता है कब, 1640 ईस्वी में, और 1640 से लेकर के 1664 ईस्वी में ये क्या रहता है, राजा रहता है। जब ये राजा बना 1640 ईस्वी में तो एक अभियान चला था दापा वाला, उसी को तुमुल का युद्ध, छोटा चीन का युद्ध बोलते हैं। और इसी युद्ध में जो इसका सेनापति था माधो सिंह भंडारी, उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अगला ये राजा है हमारे पास कौन सा है, फतेहपति शाह। और फतेहपति शाह की अगर हम बात करें तो ये 1664 से लेकर के कब, लगभग 1716 ईस्वी तक क्या बनता है, गढ़वाल का राजा बनता है, राइट। और इसी फतेहपति शाह के बारे में आपको पता होगा कि इसी के शासनकाल में श्री गुरु राम राय कहाँ आए थे, देहरादून आए थे, है ना। और इसके अलावा इन्होंने 3 गांव भी दिए थे, खुड़बड़ा और राजपुर, ठीक है, और चामी गांव, ठीक है, 3 गांव इसने क्या दिए थे, उसको दान में दिए। चलो अब ऑर्डर देखो कौन सा ऑर्डर सही होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ए आना चाहिए, ए है किसी में, देखो ये है, फिर उसके बाद सी, सी इसमें है, तो देखो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चल अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास 27, और प्रश्न संख्या 27 की अगर हम बात करें तो 27 देखो, कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है ना। टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब टिहरी का विलय भारत में हुआ तो उस टाइम पे टिहरी का राजा कौन था, तो कौन होगा, मानवेंद्र शाह, और ये टिहरी का क्या था, अंतिम राजा था, राइट। उसके बाद देखो टिहरी का अगला कौन सा है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और कौन सा छूट गया, डोला पालकी आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया, ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिकली, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झाली माली देवी की पूजा की पांडुलिपि का पता किसने लगाया, किसने लगाया, राजेंद्र प्रसाद बलौदी नहीं, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी देखो आपको पता होगा राजेंद्र बलौदी की एक किताब है काफी फेमस है, कौन सी है, हाँ उत्तराखंड का इतिहास नहीं, उत्तराखंड का समग्र ज्ञानकोश, समग्र ज्ञानकोश, हाँ ये है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है। बाद में जब आप अच्छे से जब पूरी क्लास पढ़ लोगे ना, ये पढ़ ली होगी आपने, है ना, तो उसके बाद अगर कभी टाइम मिले तो इस किताब को भी जरूर लगाइए, है ना, अच्छी किताब है, डिटेलिंग है इसकी। दूसरे है बद्रीदत्त पांडे, और बद्रीदत्त पांडे की किताब आपको पता ही होगा, कुमाऊं का इतिहास, कौन सा इतिहास है, कुमाऊं का इतिहास।
और अगर हम वही बात करें तो कि यशवंत सिंह कटौच की कौन सी किताब है? हाँ, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो ये 2-3 किताबें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी? तो बताओ किसने करी? ये शांतिलाल त्रिवेदी जी थे। कौन थे? शांतिलाल त्रिवेदी। और अगर हम शांतिलाल त्रिवेदी, इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना करी। और जनरली गांधी आश्रम में क्या होता था? हाँ, तैयारी करते थे, आंदोलन की तैयारी कैसे होना है। और इसके अलावा जैसे गांधी जी का जो मेन थीम हुआ करता था क्या, कि हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है, खुद ही अपने कपड़े बनाओ, खुद ही सूत कातो, है ना। ये सारे एक्टिविटीज कहाँ पे होती थी? यहीं पे होती है, यानी एक तरीके से स्वरोजगार समझिए आप। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें इस चनौदा गांधी आश्रम की कुछ हिस्ट्री भी है। 1942 में ये आपका आंदोलन का केंद्र बन चुका था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे ये आंदोलन का केंद्र ना बने, इसके लिए क्या बोला था? भाई गांधी आश्रम को फटाफट क्या करो, क्या करो, बंद करो, यहाँ कोई भी आंदोलनकारी नहीं दिखना चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था त्रिलोक सिंह पांगती। उनका नाम क्या था? त्रिलोक सिंह पांगती। त्रिलोक सिंह पांगती। जब अंग्रेजों ने बोला खाली करो, तो जब इन्होंने खाली नहीं किया, तो तब अंग्रेज अपनी सेना लेके यहाँ पहुंचे, जबरदस्ती करने लगे, इनको भगा दिया वहां से। लेकिन त्रिलोक सिंह पांगती वहां पे डटा रहा। और वहां पे क्या होता था? झंडा होता था ना, झंडा। इस झंडे पे लिपट गया, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, है ना। ठीक है, अपने तिरंगा का मान रखूंगा। तो फिर क्या हुआ कि अब देखो, अंग्रेज तो जबरदस्ती करेंगे, उन्होंने लट्ठा मारते रहे, डंडा मारते रहे। और डंडा मारते मारते क्या हो गए? शहीद हो गए, है ना। तो इसके लिए क्या ध्यान में रखना है कि तिरंगा की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। तिरंगा की सुरक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, करते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। तो त्रिलोक सिंह पांगती भी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। चलिए, बाकी देखो, गोविंद बल्लभ पंत आपको पता है, हैप्पी क्लब 1903 ईस्वी में, है ना। तो इसके अलावा पहला इनको क्या मिलता है? भारत रत्न भी मिलता है। उत्तराखंड के एकमात्र आदमी है जिनको भारत रत्न मिलता है। कब मिलता है? 1957 में मिलता है। कालू मेहरा पता ही है आपको कि कालू मेहरा ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्रामी है ना। चंपावत लोहाघाट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर आजाद तो आपको पता ही है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं। चैतू तथा माणुकू नामक चित्रकार किस राजा ने अपने दरबार में इनको आश्रय दिए थे? कौन सा था? तो ये था सुदर्शन शाह। चैतू और माणुकू की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये मोलाराम के क्या थे? समकालीन थे। मोलाराम के समकालीन, मोलाराम के समकालीन चित्रकार हुए। समकालीन जानते हैं? लगभग उसी टाइम का जो दौर था, राइट। चैतू और माणुकू एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। चैतू जो थे, इनकी जो चित्रकारी थी ये प्रमुख रूप से कृष्ण लीलाओं पे आधारित थी, है ना। तो किस पे थी चैतू की? तो चैतू का याद रखना आपका, कृष्ण लीलाओं पर, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। ये क्या करते थे? कृष्ण लीलाओं का क्या करते थे? चित्रण करते थे। इसके लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। इनके जैसे कुछ चित्र हैं, जैसे कौन सा है? रुक्मणी हरण चित्रमाला। कौन सा है? रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण चित्रमाला। और जो चित्रमाला है ये आज भी सुरक्षित है, लेकिन कहां पर है? कहां पर है? वाराणसी कला भवन। कहां पर है? वाराणसी कला भवन में ये आज भी सुरक्षित है। ठीक है, वाराणसी कला भवन में क्या है? आज भी सुरक्षित है। तो देखो, चैतू को कृष्ण लीलाओं पर ख्याति प्राप्त थी। और इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है कौन? रुक्मणी हरण चित्रमाला। वहीं अगर हम माणुकू की बात करें, दूसरा कौन सा था? माणुकू। तो माणुकू जो था, इसकी एक चित्र बड़ा फेमस है। और ये जयदेव की एक किताब है, कौन सी है? गीत गोविंद। जयदेव की कौन सी किताब है? गीत गोविंद। इस गीत गोविंद का इन्होंने क्या किया? चित्रण किया। इस गीत गोविंद का इन्होंने क्या किया? चित्रण किया है। तो ये एक फेमस इनकी क्या है? चित्रकारी है। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रंगीन चित्र है। प्रसिद्ध क्या है? रंगीन चित्र। बताओ कौन सा है? हाँ, बहुत बड़े प्रसिद्ध रंगीन जो चित्र है, और वो कौन सा है? तो ये है आंख मिचौली। आंख मिचौली, वो कौन सा है? आंख मिचौली। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं। लिख दिया? अगला प्रश्न, और ये है आपके पास वन है,
व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो कब बुलाई गई थी, कहां बुलाई गई थी? डाडा मंडी में बुलाई गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। उसके अलावा देखो गुजड़ू, आपको पता होगा कि जो गुजड़ू है, गुजड़ू को क्या बोलते हैं? गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? सल्ट को कहते हैं। जहरी खाल के बारे में अगर आपने सुना होगा कि जब झंडा सत्याग्रह चल रहा था तो जयानंद भारती के द्वारा जहरी खाल इंटर कॉलेज में झंडा फहराया गया। ठीक है, तो जयानंद भारती के द्वारा, जयानंद भारती द्वारा क्या किया गया? यहाँ पे झंडा फहराया गया, झंडा फहराया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। जैसे झंडा सत्याग्रह चला था, किसान सत्याग्रह चला था, वन सत्याग्रह चला था, नमक सत्याग्रह चला था। नमक सत्याग्रह मुख्य रूप से कहां पे चला था? तो नैनीताल वाला जो इलाका है ना। झंडा सत्याग्रह आपका अल्मोड़ा नगर पालिका, है ना। और इसके अलावा बाकी जो किसान वाला वो सल्ट में चला था, है ना। और वन वाला भी सल्ट अल्मोड़ा में ही चला था। राइट, चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो कौन सी पूजी जाती है? नंदा देवी पूजी जाती है कत्यूरी में। अगर आपसे पूछा जाए परमार वंश की कौन मुख्य रूप से हुआ करती थी, तो परमार की कौन सी हो जाएगी? राज राजेश्वरी हो जाएगी, राज राजेश्वरी हो जाएगी, राज राजेश्वरी देवी। इसीलिए आपने देखा होगा गढ़वाल क्षेत्र में राज राजेश्वरी के कई सारे क्या मिल जाएंगे आपको? मंदिर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो कामाख्या तो आपको पता ही है, उधर कहाँ? असम में गुवाहाटी वाला जो एरिया है, माँ कामाख्या देवी का मंदिर है उधर। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो तब आपका आंसर होगा कितना? 16। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 16 में दिया गया। जो ये वाला अवार्ड है देखो, शैलेश मटियानी है कौन? ये उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए और 2009 में इनके सम्मान पे ही इस पुरस्कार की क्या की गई? शुरुआत की गई। और ये पुरस्कार बेसिकली उन अध्यापकों को या उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया है? उल्लेखनीय कार्य किया है। राइट, चलो अब देखो इतने सारे याद रखने, 16 टीचर है तो याद है ना, इतना पेपर में नहीं आते हैं। बस इतना आ जाता है कि 16, इनमें से अगर एक दो कोई फेमस नाम है तो ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ये नाम नहीं आते जनरली। ऐसा ही आता है कि कितने लोगों को दिया गया। राइट, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। और प्रश्न संख्या है 34। और अगर हम 34 की बात करें तो 34वां प्रश्न है कि कथन ए को कथन 2 से मिलाना है। मिलाना नहीं मतलब उसको वो करना है। देखो, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना है। क्या उत्तराखंड में ऐसे? बिल्कुल है भाई। आजकल देखो बादल फटना नॉर्मल बात है ना। भूस्खलन होता रहता है, जैसे बरसात आ गई। भूकंप भी आए दिन आते रहते हैं ना। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसका रीजन बता रहे, कारण क्या है कि विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदा का हेतु है। तो ऑब्वियसली बात है ना। तो इसका कारण क्या है? जो विशिष्ट भौगोलिक संरचना है। तो यानी कि ए और 2 सही है और इसका कारण भी सही है ना। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट है, देखो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म डांडी कांठियों की गोदमा, तो कौन सा हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर कब रोक लगा दी गई? तो ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2013। एक चीज आपको याद हो कि 16 और 17 जून 2000 कब 13 को हमारे राज्य में एक बहुत बड़ी आपदा आई और उसी को क्या बोलते हैं? केदारनाथ आपदा। केदारनाथ में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें कई हजारों लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इसमें से 3000 या 4000 का डेटा तो उत्तराखंड सरकार का है ना। अब सोच सकते हैं सरकार का डेटा हमेशा कम ही होता है। और वैसा डेटा जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया, वो तो उनका कि जिन्होंने क्लेम किया है या जो डेड बॉडी मिली है, जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, ये तो वो लोग हैं 3-4 हजार। अब ऐसा सोच सकते हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई होगी। कितने सारे तो नेपाल से ही रहेंगे जो काम करने के लिए आ रखे होंगे, कितने सारे और मजदूर, कई सारे लोग ना। ठीक है, तो आप बहुत बड़ा डेटा है लेकिन सरकारी आंकड़ा 3-4 हजार का है। तो एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, तब सरकार ने फैसला लिया कि जो नदी के आसपास, क्योंकि नदी के आसपास का जितना एरिया था वो सारा एरिया तबाह हो गया था। लोगों ने बिल्कुल नदी से सटा क्या बना दिए थे? अपने घर बना दिए थे।
तो फिर सरकार ने कहा भाई कब कि नदी से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी अपना घर नहीं बनाएगा। तो एक कितना दूरी डिस्टेंस की गई थी, 200 मीटर। नदी के आसपास 200 मीटर तक कोई भी इंसान अपनी मकान नहीं बनाएगा। तो ये डिसाइड किया गया था 1 जुलाई 2013 को, है। अरे हाँ, वही तो, अब धीरे धीरे हो गया ना, जैसे मामला टल गया तो धीरे धीरे लोग लापरवाह हो जाते हैं, सरकार भी लापरवाह हो जाती है, फिर बाद में आ जाती है अपना वो लेकर के, चलो हटाओ अब, है ना। तो ये गलत है ना। जब अगर कहीं पे कोई चीज अतिक्रमण हो रहा है तो उसी टाइम पे करना चाहिए। जब लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, गरीब लोगों ने नहीं अपने झोपड़ी बना दी, अपना मकान बना दिया, तब जाके आप सडन आके हटाओ इसको, तो ये गलत है। जिस टाइम पे हो रहा है तो उसी टाइम पे कर लो, राइट। चलो, अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हमें बतानी है और उनके स्थान से, उद्गम स्थल से क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो सबसे पहले लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा की बात करें तो ये हेमकुंड से निकलती है, क्या ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है। हेमकुंड की अगर हम बात करें तो देखो हेमकुंड से निकलती है। इसी लक्ष्मण गंगा को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, भ्यूंडार घाट। क्या बोलते हैं, भ्यूंडार घाट, क्योंकि ये भ्यूंडार जो घाटी है वहां से नदी निकलती है ना। उसके अलावा भ्यूंडार घाट हो गया, इसके अलावा इसको हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं लक्ष्मण गंगा की बात करूं तो इसकी जो सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है पुष्पावती। कौन सी है, पुष्पावती। और ये पुष्पावती निकलती है, कहां से निकलती है, तो पुष्पा निकलती है फूलों की घाटी से। उधर से एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है घाघरिया। कौन सी नदी है, घाघरिया। तो ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदी है, तो यह है लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी। इसके अलावा अगर मैं संगम की बात करूं कि लक्ष्मण गंगा मिलती कहां पर है अलकनंदा में, तो कहां पे मिलती है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, गोविंद घाट। कहां पे हो जाएगा, गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में ये नदी मिल जाती है। उसके अलावा देखो अगर पिंडर नदी की बात करें तो पिंडर नदी कहां से निकलती है, तो देखो ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडारी ग्लेशियर निकलने के बाद ये अलकनंदा में कहां पे मिलती है, कहां पे हो जाएगा, कर्णप्रयाग में हो जाएगा। बिल्कुल सही, कहां पे मिल जाती है, कर्णप्रयाग। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है, आटागाड़। ठीक है, तो आटागाड़ इसकी क्या है, सहायक नदी, किसकी, पिंडर की। एकमात्र सहायक नदी है, बड़ी नदी, बाकी छोटे मोटे घाट गदेरे। आटागाड़ कहां से निकलती है, ये दूधातोली से निकलती है, राइट। चलो अगली नदी है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलती है, देवताल। यहीं पे इसी स्थान को रत्ताकोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रत्ताकोन नामक स्थान। पर्वत आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, कॉमेट पर्वत हो जाएगा। यहीं पे एक झील है, जिस झील का नाम क्या है, देवताल। और जब ये यहां से निकलती है तो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और अलकनंदा नदी में कहां पे मिलती है, हाँ, तब आपका आंसर हो जाएगा ये अलकनंदा में कहां पे मिलती है, केशव प्रयाग, माणा गांव के आसपास ये स्थान आ जाता है, राइट। तो केशव प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद अगली नदी है बिरही गंगा। और विरही गंगा की बात करें तो ये नंदा घुघुटी एवं त्रिशूल पर्वत के आसपास से निकलती है, राइट। चलिए जी, तो देखो बाकी आप मिलान कर देना, राइट। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी, कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है, और नीचे दिए गए विकल्प में हमें चूज करना है। देखो झिलमिल ताल, झिलमिल ताल का क्या ब्लू कलर है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर झिलमिल ताल की बात करें तो है कहां पे, चंपावत, काशीपुर, कहां पर है, काशीपुर है। झिलमिल ताल कहां पर है, काशीपुर में। चंपावत लग रहा आपको, बताओ कहां पर है? काशीपुर में ही है ना, कहां पर है, काशीपुर में। नहीं काशीपुर नहीं, नहीं झिलमिल आपका नहीं, हाँ ये चंपावत ठीक बोला आपने। झिलमिल है जो आपका टनकपुर वाला एरिया था, कौन सा, टनकपुर ब्रह्मदेव वाला जो एरिया है, टनकपुर ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कहां पर, चंपावत में। हाँ ठीक बोला आपने, ठीक है। देखो टनकपुर ब्रह्मदेव चंपावत में आपको कौन सा है, झिलमिल ताल है, इसका रंग नीला रंग है, बिल्कुल ठीक है। खुरपा ताल की बात करें तो जो खुरपा ताल है इसका गहरा हरा पानी है, अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अगर खुरपा ताल की बात करें तो इसकी खास बात क्या है, जानवर के खुर के समान, क्या है, जानवर के खुर के समान। और अगर आपके पास यह आ जाए कि अश्व खुर के समान कौन सी झील है, तो तब आपका कौन सा हो जाएगा, नल दमयंती ताल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नल दमयंती ताल, या इसी को सात ताल भी बोल सकते हैं आप, ठीक। चलो जी,
इसके बाद अब बताओ ये खुरपा ताल है कहां पर, तो ये आपका नैनीताल में। उसके बाद तीसरा है बासुकी ताल, तो बासुकी ताल का रंग लाल, बिल्कुल ठीक है। और ये बासुकी ताल है कहां पे, टेरी गढ़वाल में। कहां पर है, टेरी गढ़वाल में। अगला है रूपकुंड, और रूपकुंड का पीला रंग तो है नहीं, नॉर्मल रंग है ना। और रूपकुंड कहां पर है, चमोली में। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। तो रूपकुंड चमोली में है। और रूपकुंड की खास बात क्या है कि इसको कंकाली ताल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंकाली ताल, हाँ यहाँ पे हड्डियां हैं किसकी, हाँ ठीक बोल रहे हो, साउथ के राजा यश धवल, यश धवल और उनकी रानी कौन थी, रानी बल्पा। और जो उनके क्या थे, सैनिक है ना, उनके क्या है कंकाल आज भी वहां पे मिलते हैं। तो एक बार प्रश्न आया था है ना, किनके वहां पे कंकाल मिलते हैं, तो रूपकुंड आपको याद रखना है। चलिए जी अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न। और प्रश्न संख्या है 39, और 39 की अगर मैं बात करूं तो 39 में क्या आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक कितना हो जाएगा, 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, ये उत्तराखंड का कुल क्या था, बजट का आकार था। अगर पिछला वाला बजट आता है, इससे पहले वाला जो 2024-25 का था, क्योंकि जनरली ग्रुप सी में पुराना वाला ज्यादा पूछता है ना, अगर पुराना वाला आ जाए तो फिर कितना हो जाएगा 89,000, यानी 90,000 के आसपास। अगर पिछले बार 2024-25 का बजट आता है 2024-25, तो ये कितना हो जाएगा 89,000। ठीक है, 89,000 लिख देना, बाकी पीछे वाला नंबर हो बस 89 याद रखना आप। ठीक है, 89,000 करोड़, 89,000 करोड़। और ये कितना हो जाएगा 1,01,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो। और इसी से संबंधित एक प्रश्न आ रखा था अभी किसमें, पीसीएस में, कि चारधाम यात्रा मोटर मार्ग के लिए इस बजट में कितने रुपए की व्यवस्था की गई, तो कितने की गई थी, 10 करोड़ की व्यवस्था की गई। और वही मानस खंड के लिए कितनी की गई थी, 25 करोड़ की। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, और ये प्रश्न है कि इनमें से बताना है कि बुग्याल के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो देखो सबसे पहले नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है, ये बात बिल्कुल सही है अपने आप में। गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत में, बिल्कुल ठीक है ये भी। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है, और यहाँ पे शीतकाल में स्काइंग प्रशिक्षण केंद्र है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और अगर चौथे की बात करें, क्वारी तथा चित्रकाठा जैसी बुग्याल चमोली जिले में है, तो ये बात भी तो बिल्कुल ठीक होगी, है ना। तो यानी कि सभी आपके क्या है, सही हैं, सभी बुग्याल आपके क्या है, एकदम सही है। चलो जी, अगर इसके अलावा सारे बुग्याल कहाँ पे हैं, चमोली में। अगर मैं चमोली में और बुग्यालों की बात करूं तो जो और बुग्याल हैं, तो एक बात याद रखना, बद्रीनाथ के ऊपर जो बुग्याल है आपके पास, एक है रत्ताकुंड, ठीक है, एक है आपके पास घस्तोली, ठीक है, एक है आपके पास सतोपंथ, ठीक है, और एक है आपके पास लक्ष्मीवन। रत्ताकुंड, घस्तोली, सतोपंथ और लक्ष्मीवन, ये आपको माणा से ऊपर मिल जाएंगे ये वाले बुग्याल। इसके अलावा हमारे पास एक और बुग्याल है, और ये बुग्याल कौन सा है, बगजी बुग्याल, राइट। और बगजी बुग्याल के बारे में कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, तो कहां से होते हैं, बगजी से। तो हिमालय के भव्य दर्शन, हिमालय का क्या होता है, भव्य दर्शन होता है, भव्य दर्शन। तो चमोली के बगजी बुग्याल से हिमालय का क्या होता है, भव्य दर्शन होता है। इसके अलावा कुछ और बुग्यालों की बात करें तो जैसे एक है जलीसेरा, एक कौन सा है, जलीसेरा है। उसके अलावा जैसे कौन सा है, एक मनपे है, ठीक है। एक और बुग्याल जैसे लुईटी बुग्याल है, लुईटी बुग्याल, ठीक है। एक और बुग्याल जैसे आप लिख सकते हैं बेनीताल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुग्याल हैं। बाकी फूलों की घाटी ये तो है ना, ये तो नॉर्मल से बुग्याल है, ये तो आप वैसे भी याद कर लोगे। ये कुछ बुग्याल आपको चमोली की क्या रखने, याद रखने। अगली बार अगर कभी बुग्याल का प्रश्न आए तो उसमें हम खर्क खर्क वाले बुग्याल करेंगे। चमोली में जो खर्क वाले बुग्याल है ना, कई सारे हैं, तो उनको हम खर्क वाले बुग्याल कर देंगे। अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम है, तो कौन सा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। अगर हम बात करें कि जो अल्मोड़ा वाला एरिया है, अल्मोड़ा वाले एरिया में जहां पे मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा मिलता है, वो स्थान कौन सा है, झिरौली। कौन सा है, झिरौली, अल्मोड़ा में तो, ठीक है, अल्मोड़ा में झिरौली हो जाएगा। और अगर वहां पिथौरागढ़ की बात करनी है तो पिथौरागढ़ में आपको कौन सा है, चंडाक वाला एरिया है,
और चमोली में आपने सुना होगा जैसे मोहन खाल है, पोखरी है, ऐसे कई सारे क्या है स्थान है। ठीक है, ऐसे आपका पिंडर घाटी हो गया, जोशीमठ हो गया, तपोवन हो गया, इन स्थान पे मैग्नेसाइट की क्या है भंडार है। ठीक है, चल अगला प्रश्न, अगला है अपने आपके पास, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस 2025 में किसे मिला भाई पहला स्थान? तो ये मिला है किसको? नैनीताल में मिला है ना। चलो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो करंट अफेयर भी साथ में लेके चलना है। अगर ये ग्रुप सी में नहीं तो कम से कम आपका कहाँ पे आ जाएगा, जो लोक सेवा आयोग वाले जो पेपर होते हैं वहां पे आपको पता है 2 महीने पहले का भी पूछा हुआ था, है ना, तो वो बहुत करंट पूछ लेता है, यूकेएसएससी थोड़ा पुराना पूछता है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या कहां पर है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां होगी शिशुओं की? अरे वही तो होगी जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, कितना आसान है। तो कहां होगा? हरिद्वार हो जाएगा, है ना। और सबसे कम कहां पे? बागेश्वर में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर नॉर्मल में बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? नॉर्मल में हरिद्वार। और सबसे कम कहां की है? सबसे कम कहां पर है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। सबसे कम कहां पे? रुद्रप्रयाग। देखो सबसे अधिक है हरिद्वार की, नॉर्मल में कह रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है? देहरादून। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तो उधम सिंह नगर। चौथा आता है नैनीताल। और पांचवा आता है आपका, कौन सा आता है पांचवा? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। और अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो उत्तराखंड में कितनी जनसंख्या है? 0.83% क्या उत्तराखंड की पॉपुलेशन है। और अगर प्रश्न यही आ जाए कि उत्तराखंड की जनसंख्या कुल कितनी है, ऐसा भी आ सकता है ना, 1,86,263 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। और प्रश्न है आपके पास, थारो जनजाति में विवाह के 2-3 महीने बाद लड़की जो है चैत या बैसाख के महीना में परमानेंटली अपने ससुराल चली जाती है। थारो जनजाति में जनरली क्या होता है कि जब शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद लड़की एकदम से ससुराल में नहीं रहती है ना, एकदम से मुश्किल हो जाता, चलो ससुराल चली गई, एक दिन रहेगी और उसके बाद मायके आ जाओ वापस, और 2-3 महीने कहाँ रहेगी? मायके में रहेगी। उसके बाद ये परमानेंटली कहाँ चली जाएगी? ससुराल चली जाएगी। और इसी रस्म को क्या बोला जाता है? चाला कहते हैं। इसके अलावा देखो ससुराल जाने से पहले शादी भी तो फिक्स होगी ना, है ना, जैसे अरेंज मैरिज तो पसंद पसंद होगी, और उसके बाद अब हो गया, हाँ दोनों को पसंद आ गया, तो उसके बाद क्या हो गया? अब विवाह होगा ना, तय है, पसंद हो गया तो अब विवाह होगा, है ना। तो यानी कि जैसे ही विवाह होने की बात क्या हो जाएगी? कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई अब विवाह होगा, तो इसी रस्म को क्या बोलते हैं? बात कट्टी कहते हैं। यानी विवाह निश्चित करने को क्या बोला जाता है? विवाह निश्चित करने को, विवाह निश्चित करने की जो रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं? बात कट्टी कहा जाता है। अब जैसे विवाह निश्चित हो गया, विवाह निश्चित होने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी? कब तारीख? हाँ कब शादी करनी, लेकिन शादी करने से पहले कोई और, सगाई। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है ना। तो शादी करने से पहले एक और रस्म होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सगाई। तो थारुओं में जो सगाई की रस्म होती है, इस रस्म को कहा जाता है अपना पराया। क्या कहा जाता है? अपना पराया, है ना। अब जो पराया है वो अपना हो गया, है ना, यही बात हुई ना। अब जो पराया है वो क्या हो चुका है? अपना हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब सगाई होगी, और सगाई जैसे हो जाएगी, और सगाई तय होने के बाद उसके बाद क्या होगा? सगाई होने के बाद क्या होगा? है शादी तय होगी। और शादी तय करने की जो बात होगी उसी को क्या बोलते हैं? अरे उसी को, हाँ उसी को क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी कहा जाता है। या उल्टा हो रही है, बात कट्टी विवाह निश्चित के लिए था ना। हाँ, और पक्की पौड़ी था किसके लिए? जो पक्की पौड़ी, बात कट्टी विवाह के लिए, और पक्की पौड़ी जैसे विवाह तय हो गया, है ना, थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और है यहाँ पे 3 टिकटी प्रथा। अब ये 3 टिकटी प्रथा क्या होती है? हाँ देखो जैसे क्या होता है कि कई बार दिक्कत होती है ना, कि चलो मान लो एक लड़की को तो लड़की मिल गई, अब मान लो लड़के का भाई है, तो उसके उसके लिए भी अगली बार लड़की ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी ना, पहले लड़कियां नहीं मिल रही है और ऊपर से है ना। अब होता क्या है कि जैसे मान लो बड़े भाई की शादी हो रही है, जैसे बात तय होगी तो ऐसा किया जाता है कि कोई लड़की की बहन है, अगर है तो तभी हम शादी करेंगे भाई, है ना, क्योंकि दूसरे भाई के लिए भी कल के दिन समस्या हो जाएगी।
तो ऐसा करते हैं कि यहीं से दूसरे भाई की भी क्या हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी। तो यानी कि 3 लोगों का टिकट हो गया ना, एक ही उससे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 टिकटी प्रथा कहा जाता है। बाकी चाला तो हमने देख ही लिया, ये इसका क्या है आंसर है। और पछावन की अगर बात करें तो ये थारुओं को क्या है, लोक देवता है। थारू है, खड़का भूत है ना, ठीक है, रावत है, कलवा है, ये सब क्या है, इनके लोक देवता है। चलिए, तो ये थी थारुओं की बात। थारुओं के बाद अगला प्रश्न है आपके पास, वजहर नामक त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो वजहर नामक त्योहार भी थारुओं में मनाया जाता है। और अगर वजहर नामक त्योहार की बात करें तो ये जनरली आपका ज्येष्ठ और वैशाख के महीने में होता है। कब होता है? ज्येष्ठ और वैशाख के महीने की बात। थारुओं के त्योहारों की बात करें तो थारू जो है दीपावली भी बढ़िया तरीके से मनाते हैं, लेकिन इनका जो दीपावली होता है वो कैसा मनाया जाता है? ये दीपावली जो है ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर थारुओं की बात करें तो थारू होली भी मनाते हैं, है ना, लेकिन इनका होली मनाने का जो अंदाज है वो थोड़ा बाकी से क्या अलग है। एक होता है आपका इनकी कौन सी होली, खड़ी होली। खड़ी होली बैठ की नहीं, खड़ी नहीं, इनकी होती एक उजली होली। कौन सी होली होती है? उजली होली, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, जिंदी होली, जिंदी या उजली होली। यानी कि होलिका अभी क्या है, जिंदा है। होलिका जिस दिन जलाई जाती है, यानी कि होलिका जलाने से पहला होलिका क्या होगी, जिंदा रहेगी ना, जिंदा होगी, है ना। तो उससे 1 महीने पहले तक ये लोग कौन सी होली मनाते हैं? जिंदी या उजली होली मनाते हैं। और जिस दिन होलिका दहन होगा, अब तो होली मर गया, होलिका मर गई, तो उसके बाद नहीं ना शोक पर्व के, अब तो होलिका मर गई ना, अब तो कहाँ आपका डांस डिस्को कहाँ होगा, अब है ना, क्योंकि वो मर गई। तो इसके बाद इनकी जो होली होती है, इसी होली को क्या बोला जाता है? मरी होली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरी होली कहा जाता है। तो एक जिंदी होली और दूसरा कौन सी हो जाएगी? मरी होली हो जाएगा। इसके अलावा इन्हीं थारुओं का एक और उत्सव होता है, ठीक है। थारुओं का जो प्रमुख व्यंजन होता है वो होता है भात और मछली, यानी चावल और मछली होता है। तो इनका मछली पकड़ने का भी क्या होता है, एक उत्सव होता है, और उसी उत्सव को कहा जाता है खाबर। क्या बोलते हैं? खाबर उत्सव। क्या कहा जाता है? खाबर उत्सव। और खाबर उत्सव किस लिए होता है? तो मछलियों का जो उत्सव होता है इसको बोलते हैं खाबर उत्सव कहा जाता है, ठीक है। मछलियों के उत्सव को क्या कहा जाता है? खाबर उत्सव कहा जाता है। अगला उत्सव नेक्स्ट लिखना। और ऐसे ही देखो, मछली पकड़ने का उत्सव आपका जौनसार वाले क्षेत्र में भी होता है। जौनपुर वाला जो क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं? मछमौण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछमौण कहा जाता है। जौनसारी संगीत के जनक कौन थे? तो जौनसारी संगीत के जनक कौन थे? नंदलाल भारती। कौन थे? नंदलाल भारती। और इसके अलावा पंडित शिवराम की बात करें तो ये भी जौनसार से ही बिलोंग करते हैं, और ये जौनसार के क्या थे? प्रथम कवि थे। कौन थे? इनको जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फेमस कविता थी वो कौन सी थी? वीर केसरी। इनकी जो प्रसिद्ध कविता थी उसका नाम क्या था? वीर केसरी। इसके अलावा देखो, हम बात करें तो रतन सिंह जैन की, और जो रतन सिंह जैन थे ये कौन है? इनको माना जाता है जौनसार का आधुनिक कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? जौनसार का आधुनिक कवि माना जाता है, राइट। और देविका चौहान की बात करें तो ये महिला उत्थान या सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रकार से क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी कि समाज से जुड़ी हुई क्या है? व्यक्तित्व है देविका चौहान, राइट। चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं, और यह दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की में कहां से कहां चली? तो ये तो सभी को पता है, रुड़की से पिरान कलियर में चली थी। देखो, अगर ये आता है कि भारत में पहली बार जो रेल चली वो कहां चली, तो ये चली थी कहां? रुड़की और पिरान कलियर। लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा मुंबई और ठाणे के बीच भी चली थी। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये वाली थी मालगाड़ी और वो वाली कौन सी थी? पैसेंजर गाड़ी। तो भारत में पहली पैसेंजर जो रेलगाड़ी चली थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी 1853 ईस्वी में, है ना। और जो ये माल वाली गाड़ी है, रेलगाड़ी, ये चली थी कब? 1851 ईस्वी में। उस टाइम पे देखो जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था, है ना। तो माल ढुलाई के लिए आपको क्या चाहिए था? एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी, ठीक है। 1851 ईस्वी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा एजेंसी
उरेडा का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1 जुलाई 2001। देखो, उत्तराखंड में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास और उनका प्रचार करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक संगठन बनाया गया, उसका नाम क्या है? उरेडा। जनरली इसका काम क्या है? जैसे जो वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं? ये नवीकरणीय स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, है ना, आपने क्या लगा दी? सौर ऊर्जा प्लेटें लगा दी, है ना, इससे आपने बिजली का उत्पादन कर दिया। या जैसे छोटे मोटे क्या होते हैं आपके जल विद्युत परियोजना होगी जो 1 मेगावाट की है, 2 मेगावाट की है। इसके अलावा जैसे घराट वाली परियोजना है, घराट जानते हैं ना? हाँ, जो पहले पे आटा चक्की जो पीसने के लिए होता था, है ना, तो वहां पे भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे कई सारे। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ आपको याद रखना कि केंद्र सरकार के द्वारा जो घराट है, घराट को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। और ये लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 2001 में। 2001 में घराट को लघु उद्योग का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो सिल्क पार्क है ये कहां पर है? ये देहरादून में ही है। सिल्क जानते हैं आप? रेशम से संबंधित जो भी है, ये आपका देहरादून में जो प्रेम नगर वाला इलाका है, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। पंचाचुली वूलन, ये कहां पर है? ये अल्मोड़ा में, ठीक है। मिनी फूड पार्क हो गए ना, मिनी फूड पार्क, हाँ मिनी फूड पार्क ही है ना ये, ठीक है ना, जसपुर काशीपुर में, ठीक है। और इसके अलावा अगर टेक्सटाइल पार्क की बात करें, नहीं उल्टा हो गया, जो मिनी फूड पार्क होगा शामला ताल हो जाएगा, और आपका जो टेक्सटाइल पार्क हो जाएगा वो कहाँ होगा? जसपुर में हो जाएगा। तो एका एक दो का दो, एका एक दो का दो, देखो ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको, राइट। चलो देखो, फूड पार्क से संबंधित, ये फूड पार्क है यहाँ पे। अगर फूड पार्क से संबंधित मैं बात करूं तो हमारे राज्य में 2 बड़े फूड पार्क हैं। एक फूड पार्क है जिसका नाम क्या है? पतंजलि, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, ठीक है। और ये कहां पर है? हरिद्वार में। और दूसरा एक हिमालयन करके, हिमालयन फूड पार्क, हिमालयन फूड पार्क। और हिमालयन फूड पार्क कहां पर है? कहां पर है? कहां पे? मोहखेड़ा। हिमालयन ये है आपका उधम सिंह नगर में। कहां पर है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। चलो, हिमालयन मेगा फूड पार्क, तो 2 फूड पार्क आपको फिलहाल याद रखने। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब की गई? कब की गई थी? 2002 में की गई थी, 2002 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। राज्य में पर्यटन में रोजगार बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया गया था? इस योजना को शुभारंभ किया गया था। अब देखो इसका काम क्या होगा? जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है ना, कई सारी चीजें हैं, तो पर्यटन से संबंधित ये रोजगार देने का काम करेगा। इसके अलावा देखो, उत्तराखंड में पर्यटन की जो सबसे बड़ी संस्था है, यानी जिसका काम है उत्तराखंड में पर्यटन नीति को लागू करने के लिए सिफारिशें प्रदान करना, है ना, क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती है, किस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, और पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे प्रचार प्रसार हो सकता है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक परिषद बनाया गया और उसका नाम है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। और इसकी स्थापना कब की गई? 2001 में की गई। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 2001 में की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 2 वर्ष ऐसे हैं जिनको पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो एक है, बताओ कौन सा? एक है 2001 और इसके अलावा 2015। 2001 और 2015 में क्या किया गया? पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। इन 2 वर्षों को क्या किया गया? पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। इन 2 सालों को पर्यटन वर्ष क्या किया गया था? घोषित किया गया था। चलिए जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 51 पे आ जाओ। और 51 है आपके पास, मुकुंदी लाल के द्वारा क्या तरुण कुमाऊं निकाली गई? तो ये बात बिल्कुल अपने आप में सही है। 1922 में कहां से निकाली गई थी? लैंसडाउन, हाँ लैंसडाउन से निकाली गई थी। विक्टर मोहन जोशी के द्वारा क्या स्वाधीन प्रजा निकाली गई? तो बिल्कुल निकाली गई। कब निकाली गई? 1930। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा क्या प्रजा बंधु निकाली गई थी? नहीं निकाली गई थी, है, ठीक है। और इसके अलावा भक्त दर्शन के द्वारा क्या कर्मभूमि निकाली गई थी? बिल्कुल निकाली गई थी। कब निकाली गई थी?
तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 1939 है ना। और कहां से, ये भी आपका लैंसडाउन से ही हो जाएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। पहली बात ये बताओ कि वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में। और इसका मेन किससे संबंधित है, तो जो भूगर्भिक सर्वेक्षण है, यानी पृथ्वी के अंदर जो भी आपको क्या करनी है, रिसर्च वगैरह करनी है, तो इससे संबंधित आपका भूगर्भिक सर्वेक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में ही उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है, जिन्होंने रामायण पे 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है, तो यह देवेंद्र चमोली। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद कि पांडवों के जीवन पे आधारित जौनसारी, देखो कौन सा नृत्य है, तो ये तो हम कई बार कर चुके हैं, हारोल नृत्य, है ना। चलो बाकी बहला बहला आपको पता ही है ना, मंडाण नृत्य। अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हुआ, पिछले पेपर में था ना, अच्छा चलो गलती से हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो ऊपर बढ़ जा, ये तो ऊपर ही नहीं बढ़ता है, कहाँ ये पॉज हो गया ना। थोड़ा रुक जाओ, थक गया वो भी ना। कौन सा था ये, कौन सी पीडीएफ थी ये 48 थी ना, 48। चलो वैसे इसके बाद शायद करंट अफेयर की क्वेश्चन है ना, तो 48 ये कौन सा प्रश्न था जो अभी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे 55 पे पहुंच गए ना। तो शिव की सहारक मूर्ति, चलो इसको देख लेते हैं ना। एक पीडीएफ है कौन सी, 48। क्वेश्चन नंबर 55, पचपन है 56, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो देखो शिव की सहारक मूर्ति की बात करें तो शिव की सहारक मूर्ति आपको कहां पे मिली है, तो शिव की जो सहारक मूर्ति है कहां पे मिली है, लाखा मंडल में मिली है ना। इसके अलावा देखो पहला स्थान है बैजनाथ, और बैजनाथ से कौन सी मूर्ति मिली थी, शेष शयन मूर्ति। कौन सी मिली थी, शेष शयन मूर्ति, शेष शयन मूर्ति। और ये किसकी है, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की कौन सी है, शेष शयन मूर्ति है। इसके अलावा देखो यहाँ से बैजनाथ से शिव और पार्वती की भी मूर्ति मिली थी। बाकी देखो अगर लाखा मंडल से बात करें तो लाखा मंडल में भगवान गणेश की कौन सी मूर्ति मिली थी, मोर के ऊपर सवार मिली थी। और एक और क्या था हमने, गणेश की कहाँ मिली थी, जोशीमठ में कौन सी, नृत्य मुद्रा में मिली थी, है ना। चलो अगला प्रश्न, और अगला है आपके पास, उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, तो किसको, बसंती बिष्ट को। आपको पता है बसंती बिष्ट उत्तराखंड की क्या है, एक जागर गायिका है, और इनके जो जागर है मुख्य रूप से किस पे रहते हैं, नंदा देवी पे रहते हैं। प्रश्न इससे और इम्पोर्टेंट जो आता है बसंती बिष्ट से कि इनको पद्मश्री कब दिया गया, तो कब दिया गया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 में। ठीक है, और एक और जागर सम्राट है कौन, प्रीतम बर्दवान, और उनको कब मिला था, 2019, है ना, उनको 19 में मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र, हाँ राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र, तो राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र आपका कहां पर है, काशीपुर में है। ठीक है, कहां पर है, काशीपुर। अगला प्रश्न है, चित्रकार माणकू ने गीत गोविंद का चित्रण सन 1730 में किया, निम्नलिखित में से कौन सा उनकी एक अन्य, देखो आंख मिचौली अभी क्या था, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध रंगीन चित्र, कौन सा है, रंगीन चित्र है। बाकी रुक्मणी हरण आपको पता है किसका ही है, ये चैतू की, है ना, कृष्ण लीलाओं पे ख्याति प्राप्त है ना। चलो बाकी लक्ष्मी पौ ये आपको पता ही है, जो जब भी कोई शुभ कार्य होता है ना, ये दिवाली के अवसर से। हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन होता है,
तो केंद्रीय पात्र होता है लखियाभूत होता है। पिथौरागढ़ जनपद की जो सोर घाटी है, इस सोर घाटी में एक बहुत बड़ी यात्रा होती है जिसको बोलते हैं हिल यात्रा। एक प्रकार का क्या है, उत्सव है। और ऐसा माना जाता है कि जो जो हिल यात्रा उत्सव मिला है ये नेपाल से इनको मिला है। किसे? नेपाल से इनको मिला है, यानी नेपालियों के द्वारा इसको शुरू किया गया। देखो जनरली होता है क्या है, जो हिल यात्रा, हिल का मतलब क्या होता है? नहीं, ये इंग्लिश वाला हिल नहीं है। हाँ, हिल का मतलब कीचड़ है ना, जैसे बहुत ज्यादा हिला है बोले, ऐसा बोलते हैं। हिल का मतलब कीचड़, और यात्रा का मतलब क्या होता है? यात्रा। इसका मतलब कीचड़ में होने वाली यात्रा। अब ऐसा मत समझना कहीं कीचड़ है वहीं यात्रा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि जनरली जो ये हिल यात्रा होती है, जब आपकी धान की रोपाई होती है ना, जो बरसात का समय होता है, तो उस टाइम में चारों ओर क्या होता है? कीचड़ ही कीचड़ होता है। तो उस टाइम पे जो खेती का काम हो बहुत ही कैसे मनोरंजन तरीके से हो, तो लोग क्या करते हैं, गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और मनोरंजन के साथ ढोल दबाव के साथ क्या करते हैं, अपनी खेती भी करते हैं, और साथ में क्या हो जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है। तो यहाँ का मुख्य जो नाटक है वो क्या है? लखिया भूत है। कई पात्र होते हैं इसमें, जिसमें से मुख्य कौन सा है आपका? लखिया भूत है। ठीक है। और देखो किस घाटी में होता है? सोर घाटी। पिथौरागढ़ की कौन सी घाटी? सोर घाटी। और मेन मुख्य रूप से ये किसका त्योहार है, किसका उत्सव है? तो यह है किसका? कृषकों का। कृषकों, या आप कह सकते हैं पशुपालकों का। पशुपालकों का, पशुपालक या पशुचारक आप कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ अगला एक और प्रश्न है ना, और लास्ट प्रश्न क्या है आपके सामने? हाँ, ये है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला जिसमें सभी सामान्य क्रियाओं के साथ पशुओं का क्रय विक्रय होता है? तो ये कौन सा होता है आपका? सोमनाथ मेला। और ये सोमनाथ मेला लगता कहाँ पर है? तो फिर होता है आपका अल्मोड़ा में लगता है। बाकी अगर नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी सभी को पता है कहाँ पे लगता है? चमोली। और ज्यादातर जगह, अल्मोड़ा सब जगह होता है, तो मेले आपके अलग अलग जगह पे लगते रहते हैं। नंदा देवी मेला, श्रावणी मेला भी आपका कहाँ पे लगता है? अल्मोड़ा में लगता है, जागेश्वर धाम में लगता है। कहाँ पे लगता है? जागेश्वर धाम में लगता है। और जागेश्वर धाम में जनरली ये जो मेला होता है ये संतान प्राप्ति के लिए भी होता है। रात भर दिया हाथ में रखा जाता है ना। ठीक है। और थल मेला सभी को पता है, पिथौरागढ़ का कौन सा मंदिर? बाला सुंदरी, बाल सुंदरी। ठीक है। हाँ, पिथौरागढ़ का जो थल, बाल सुंदरी क्या बोलेंगे इसको? हाँ, बालेश्वर, सॉरी, बाल सुंदरी नहीं, ये बाल सुंदरी तो इधर देहरादून में है ना। बालेश्वर मंदिर कौन सा है? बालेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे ये त्योहार होता है। ठीक है। तो देखो ये था आज उत्तराखंड का विश्लेषण। और कोशिश करिए कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं लगते हैं, जो फैक्ट्स नहीं लगते हैं, उनको स्टार करिए। बाकी चीजें तो रिवीजन हो रही है ना। और परीक्षा का मूल मंत्र क्या है? रिवीजन ही है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको क्या नहीं होगा? डाउट नहीं होगा पेपर में। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।